Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss complete viscosity, its definition as well as its formulas as well as its dependence on different parameters like temperature, pressure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बस थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था। इसका पहले जो लेक्चर में जब विस्कोसिटी आया था उसमें देखा था टेंजेंशियल फोर्स होता है बिटवीन लिक्विड लेयर्स। बट यहाँ पे कंप्लीट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि मैं वहाँ पे बोला था कि आपको जब विस्कोसिटी आएगा तब कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाई विच द रेजिस्टेंस ऑफर बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स अंडर डिफॉर्मेशन। मतलब टू एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स या फिर फ्लूइड लेयर्स जो होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है बाई वन लेयर टू अनदर लेयर अंडर शियर डिफॉर्मेशन। जब शियर डिफॉर्मेशन के कारण एक लेयर मूव करना चाहता है दूसरा लेयर उस पर रेजिस्टेंस अप्लाई करता है बाय द टेंजेंशियल फोर्स, तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है द कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या, तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है इन लिक्विड्स और इन गैसेस। हम फ्लूइड्स के लिए ऊपर डेफिनेशन में देखा था तो फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस दोनों इंक्लूडेड हैं। तो फॉर लिक्विड्स कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड्स ये कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और फॉर गैसेस मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर विस्कोसिटी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि म्यू जिसको कि जनरली विस्कोसिटी बोलते हैं और इसका अगर स्पेसिफिक नाम बताएं तो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। तो लिक्विड्स के लिए जैसे लिक्विड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है। फर्स्ट लेयर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, फिर सेकेंड लेयर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोहेशन फोर्स के कारण एक दूसरे से अटैच हैं। बिकॉज सेम मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स होता है, कोहेशन फोर्स, और अदर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में मतलब दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उसमें एडहेशन फोर्स होगा। तो इन दोनों के बीच में कोहेशन फोर्स है, इन दोनों के बीच में भी लाइक दैट। तो ये एक दूसरे से कोहेशन फोर्स से अटैच्ड हैं। तो जब ऊपर वाला लेयर मूव करना चाहेगा तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, तो नीचे वाला लेयर होगा टेंजेंशियली फोर्स लगाएगा, इसको अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा, इसके कारण विस्कोसिटी आएगा। ठीक है, तो कोहेशन फोर्स के वजह से विस्कोसिटी हमें देखने को मिलता है इन लिक्विड्स। बट फॉर गैसेस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो गैस है वो लोअर लेवल पे है, बट ड्यू टू एक्साइटेशन ये क्या होगा अपने लोअर लेवल्स यानी ए से बी पर तक हायर लेवल पे जाएगा। फिर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स होगा वहाँ पे टक्कर करेगा, अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र कर देगा। फिर क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा, उसके बाद से इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो फिर ये लोअर स्टेट में चला आएगा। मतलब ये जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स के लिए देख रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जो अपनी एनर्जी लूज करके लोअर स्टेट में आ रहे होंगे, और बहुत सारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जो एनर्जी गेन करके एक्साइट होते हायर स्टेट्स में जा रहे होंगे और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं, मतलब अपना मोमेंटम दूसरे से कोलाइड करके ट्रांसफ़र कर देता है जो मोलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में। तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है कि एक लेयर को दूसरा लेयर मूव नहीं करने देता, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में लिक्विड के केस में देखें तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करें तो जो कोहेसिव फोर्स है डिक्रीज होगा बिटवीन लिक्विड लेयर्स, ओके, या फिर बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो हमारा फाइनल जो विस्कोसिटी है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी ये डिक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, गैसेस में रेंडमनेस इंक्रीज होगा। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा है, भागो, नीचे से हीट देंगे तो उसमें एक्साइटेशन और जल्दी होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एक्साइटेशन और क्विकली होगा। तो मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से टक्कर करेंगे, इधर उधर रेंडमली भागेंगे तो रेंडमनेस इंक्रीज होगा। रेंडमनेस इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी RMS वेलोसिटी यानी कि VRMS जिसको बोल रहे हैं वो इंक्रीज होगी। RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये RMS वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो इस पर डिपेंड करता है आपका विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ दैट गैस। तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर
इंक्रीज करने पे आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। ठीक है, नाउ मैंने ये आपको एक तरीके से समझने के लिए एक लेयर बनाया है, जैसे कि कोई सरफेस है जिस पे कि इधर से लिक्विड आ रही है और फ्लो करेगी, तो इसका जो बाउंड्री लेयर होगा इस तरीके से कुछ बनेगा, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी और फिर इंक्रीज करते जाएगी वेलोसिटी, और इसके ऊपर वाले लेयर पे जाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ सारे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होंगे फ्लो कर रहे होंगे, और जो आपकी विस्कोसिटी होगी तो कुछ इस तरीके से उसका कर्व आएगा। एट बॉटम 0 विस्कोसिटी होगी, फिर जैसे ऊपर जाएंगे इंक्रीज होते जाएगा और फिर उसके बाद से यूनिफॉर्म रेट से चलते जाएगी। ठीक है, तो ये बाउंड्री लेयर में विस्कोसिटी इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होती है। नाउ अब एक चीज़ आप देख लेते हैं कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस का जो म्यू की वैल्यू थी, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी फॉर गैसेस, तो इंक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही थी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें ये पता चलता है कि जो RMS वेलोसिटी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर टेम्परेचर के। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है केल्विन में है, सेल्सियस में नहीं है। ओके, और जो ये चीज़ हमें पता है, जो विस्कोसिटी होती है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, जो विस्कोसिटी होगी यानी डायनेमिक विस्कोसिटी फॉर गैसेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट ओवर टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से फाइनली म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी फॉर गैसेस। नाउ जो विस्कोसिटी होती है 2 टाइप्स की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है डायनेमिक विस्कोसिटी, तो उसको स्टडी करते हैं, फिर इसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को दूसरे नेम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर सिर्फ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। क्वेश्चंस में सिर्फ विस्कोसिटी बोला रहे तो आप समझ नहीं जाना म्यू को बोल रहा है यानी डायनेमिक विस्कोसिटी को। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसे देना रहेगा तो या तो न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा या फिर डायरेक्टली आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल रखा होगा, सिर्फ विस्कोसिटी नहीं बोला होगा। सिर्फ विस्कोसिटी बोला होगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी होगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स निकालेंगे और इसकी अलग अलग यूनिट्स देखेंगे। MKS सिस्टम में, CGS सिस्टम में, SI सिस्टम में क्या इसका यूनिट होगा विस्कोसिटी का। सबसे पहले आपको पता है शियर फोर्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ से, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन में dy। ये कैसे आया है ये चीज़ अलग से देखेंगे। एक हमारे पास प्रूफ होता है जिसमें डी फाई अपॉन में dt इज इक्वल टू du अपॉन में dy निकल के आता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, मतलब du क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ये इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी फाई अपॉन में dt होता था। तो डी फाई अपॉन में dt को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ड्यू अपॉन में dy। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन में dy। ठीक है, जब न्यूटन्स लॉ फॉर फ्लूइड्स पढ़ेंगे या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे तो इसमें ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन जब फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आएगा। न्यूटन्स लॉ को जो फॉलो करता होगा न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, जो नहीं फॉलो करता होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड करता होगा। वहाँ पे d5/dt इज इक्वल टू du/dy कैसे आया वो मैं बताऊँगा। तो अब इस इक्वेशन से म्यू की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, टाउ अपॉन में du/dy। अब एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, u जो है वेलोसिटी है, y जो है डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट है। ठीक है, फ्रॉम सरफेस बाउंड्री से, तो ये जो है y ये है डिस्टेंस, u जो है वेलोसिटी है, बाकी म्यू और टाउ आपको तो पता ही है। नाउ
टाउ यानी कि शियर फोर्स की जो यूनिट होती है, शियर स्ट्रेस की, शियर फोर्स बोल रहा हूँ, शियर स्ट्रेस की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको यू की पता है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो गई, और डिस्टेंस की पता है मीटर होती है, इतना तो आपको आता होगा। फिर इसको अच्छे से अरेंज करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर मतलब कैंसल आउट करने के बाद मीटर से मीटर कैंसल आउट होगा, जो सेकेंड होगा ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो एसआई यूनिट हमारे पास होगा ये आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर एसआई यूनिट कब कहेंगे, जब न्यूटन को भी हम चेंज कर देंगे केजी और मीटर सेकेंड वगैरह में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यूटन के लिए हम निकालेंगे, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू एम ए। मास की यूनिट आपको पता है केजी, एक्सेलरेशन की पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे, तो न्यूटन का हमारे पास जो आ जाएगा यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन का यूनिट यहाँ पे यूज करेंगे, तो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सेकेंड है सेकेंड एज इट इज़, नाउ मीटर स्क्वायर एट इज इट। तो अब यहाँ पे सेकेंड को और मीटर स्क्वायर को कट करेंगे, तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा म्यू के लिए, यानी कि फाइनली जो यूनिट आएगा म्यू के लिए वो कुछ इस तरीके से आएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड। मतलब कि म्यू इज इक्वल टू केजी मीटर सेकेंड, और ये किस में है, एसआई यूनिट में है। तो ये दोनों जो हमारे पास था एसआई यूनिट में था, इन दोनों में से किसी टर्म में आपको दे सकता है न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यू म्यू की, तो इस यूनिट्स में देगा दोनों में से किसी में, तो आप समझ जाना कि एसआई यूनिट्स में है, चाहे इसमें दे चाहे इसमें दे, न्यूटन पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या फिर केजी पर मीटर पर सेकेंड में दे। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। नाउ अब एम के एस में देखते हैं। एम के एस में क्या होता है, जो न्यूटन होगा वो केजीएफ में बदल जाएगा, यानी केजी ऑफ फोर्स, किलो ऑफ फोर्स। तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि एक केजी ऑफ फोर्स इज इक्वल होता है 9.18 न्यूटन। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला फार्मूला लेके जाएं, म्यू इज इक्वल, म्यू का यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो आपके वो 9.8 चाहिए होगा न्यूटन को केजीएफ में चेंज करने के लिए। तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 9.81 न्यूटन आ जाएगा, तो 9.81 न्यूटन 1 केजीएफ हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं ब्रैकेट में कर रखा हूँ सो दैट आप समझ सकें। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केजीएफ में चेंज करने पे कितना हो जाएगा, 1 केजीएफ सेकेंड डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे इन एम के एस सिस्टम। अब एसआई सिस्टम, एम के एस सिस्टम और सी जी एस सिस्टम, ये क्या होता है, ये चीज़ मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपने 11th में पढ़ रखा है और इतना तो आपको आता होगा, इतना आशा करता हूँ मैं। नाउ सी जी एस सिस्टम में देखेंगे इसकी यूनिट क्या होगी। तो सी जी एस सिस्टम में इसकी यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसकी यूनिट एसआई सिस्टम में केजी मीटर पर सेकेंड है। तो केजी को सीजीएस में करने के लिए ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और मीटर को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड में ही रह जाएगा। तो केजी की जगह पे ग्राम लिखेंगे और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और नाउ सेकंड में ही रहेगा। टाइम की सीजीएस यूनिट सेकंड होती है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, 1 पॉइज। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 पॉइज के इक्वल होता है। इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, अगर एक पॉइज की डेफिनेशन भी पूछे तो इतना तो आपको आता होगा कि फॉर्मूला को देखते हुए आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। नाउ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू निकालना है तो 10⁻³ केजी हो जाएगा, जो कि हमने ग्राम को यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करते हुए 10⁻³ लिख रखा है। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू निकालना 10⁻² मीटर हो जाएगा, जो कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख रखा है 10⁻² मीटर, और पर सेकंड में ही रह जाएगा। नाउ तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम निकालें तो 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो जो केजी पर मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं इसी को तो बोलते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं 1 पॉइज इज इक्वल टू
0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो कोई अंतर नहीं है। अब एक चीज़ पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, पास्कल है। आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैं उसको समझा नहीं रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि प्रेशर की यूनिट आपको पता है। तो फाइनल आपके पास पॉइज के लिए क्या आ जाएगा, 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। ओके, अब इसका शॉर्ट ट्रिक किस तरह से याद रखें। आपको ये चीज़ पता है, पॉइज का स्पेलिंग क्या होता है, POISE, ठीक है। तो 1 पॉइज इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो सबसे पहले P और O को एक बार में आप लिख लो, और AC को यानी कि एक बार में लिख लो, आपके पास बच गया I। तो सबसे पहले आप क्या करो, I को लिखो। तो I को डायरेक्टली इस तरीके से नहीं, पॉइंट को पहले लिख दो फिर I को लिखो, तो 0.1 हो गया। अब पॉइज यानी PO है, तो PO को पास्कल लिखो, PA कर दो, और सेकेंड की जगह पे AC की जगह पे सेकेंड ACC कर दो। तो एक तरीके से आपके पास ये शॉर्टकट हो गया कि 0.1 पास्कल सेकेंड 1 पॉइज इज इक्वल टू आता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही याद रहता है बिना शॉर्टकट के, तो वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब CGS सिस्टम में हमने तो एक चीज़ देख लिया कि पॉइज बोलते हैं किसको, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड को। लेकिन जैसे SI सिस्टम में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और kg मीटर पर सेकेंड है। तो उसी तरीके से CGS में भी 2 यूनिट्स होंगी। जो पहला यूनिट है वो है हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो दूसरा यूनिट है उसके लिए फिर फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूटन को CGS में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर सेंटीमीटर में चेंज होगा। इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, पर सेकेंड, सॉरी, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बोल रहा था मैं। तो ये 1 पॉइज के बराबर होता है। ये दोनों होते हैं CGS यूनिट, किसके, डायनेमिक विस्कोसिटी के। तो इसको आपको याद रखना होगा, बिकॉज मैं ये किस लिए बता रखा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए रहेंगे उसमें जो म्यू की वैल्यू दी रहेगी, इसमें भी तो जैसे 30 दिया हुआ है, तो जो यूनिट है ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाला भी दे सकता है, या फिर kg मीटर सेकेंड वाला भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट किस किस टाइप से है, CGS को किस किस टाइप से है, और MKS किस टाइप से है। नाउ एक चीज़ और बता दूं, सेंटीपॉइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है। तो 1 सेंटीपॉइज इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻² पॉइज, ठीक है। अब इसको आप पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब एक चीज़ देखते हैं, वाटर और एयर के बीच में कंपैरिजन देखते हैं कि वाटर का जो आपके पास म्यू होता है, नहीं, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, और एयर का डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, किसके इक्वल होता है। जैसे वाटर और एयर का विस्कोसिटी का रेशियो लें, तो एयर का जो विस्कोसिटी आएगा 10⁻³ पास्कल सेकेंड, और वाटर का आएगा, और एयर का 2 × 10⁻⁵ पास्कल पर सेकेंड होता है। तो वाटर बाई एयर हो जाएगा कुछ इतना। इसको फाइनली हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, तो μW में म्यू एयर आ जाएगा 100/2, दैट इज इक्वल टू 50। तो इससे एक चीज़ आपको पता चलता है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना है, 50 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ एयर है, ठीक है। और इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैं करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू होता है 1.5 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो अगर ये आप 2 फार्मूला को ध्यान में रखते हो, तो आपको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर न्यूमेरिकल में एयर की विस्कोसिटी दे रखा है और वाटर की यूज करनी है तो निकाल सकते हो, या फिर मरकरी की यूज करनी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर इससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि वाटर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एयर से 50 टाइम्स होती है। नाउ जो सेकेंड टाइप की विस्कोसिटी है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको कि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, न्यू से, ओके। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो
इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड के लिए निकाल रहे हैं तो न्यू कितना होता है, रेशियो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी जिसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर पर सेकेंड म्यू की, और रो की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो हमारे पास न्यू की जो आ जाएगी यूनिट और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि आसान सी है, आपको याद करने में आसान है। ये बहुत बार 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ देता है कि न्यू की यूनिट बताओ मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे सीजीएस में तो आपके पास क्या थी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो मीटर को सीजीएस में करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को 1 स्ट्रोक बोलते हैं, स्पेलिंग ASTROKE। ठीक है, नाउ अब दोनों को कंपेयर करना चाहें तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। ये किसके बराबर होगा, 1 स्ट्रोक के बराबर होगा ना वो। तो अगर निकालना चाहें 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये जो 10 टू द पावर -4 है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कन्वर्ट करना रहेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल में स्ट्रोक्स में दे रखा होगा तो उसको फिर SI में यूनिट में कन्वर्ट करके यूज करना रहेगा ना। एक कंसेप्ट और देख लेते हैं वाटर और एयर के बीच में, कि जो म्यू की वैल्यू है वो 10 टू द पावर -3 है SI यूनिट में, और इसके लिए 2 × 10 टू द पावर -5 है, मतलब ये ग्रेटर है, वाटर वाली जो है म्यू की वैल्यू विस्कोसिटी की वैल्यू ग्रेटर है डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू ना। वो रो की जो वैल्यू है यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, यह है 10 टू द पावर 3, जो कि एयर की डेंसिटी है 1.2, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 1000 1.2 से तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी है। लेकिन वहीं बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो वाटर के लिए 10 टू द पावर -6 इन SI यूनिट, दैट इज़ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एयर के लिए जो है फाइनल निकालेंगे तो 1.67 × 10 टू द पावर -5, मतलब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है सिमिलर है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर के, एक दूसरे के आसपास ही हैं, जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कंपेयर दे इस टाइप के MCQs दे तो आप बता सकते हो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी लगभग सिमिलर होती है, बट डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी में अंतर होता है। डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होती है वाटर की इन कंपैरिजन टू एयर। अब जो है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो एक चीज़ तो आपने देख लिया था डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तो लिक्विड के लिए क्या हो रहा था, डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा था, और जब गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी जो अपना था इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि VRMS इंक्रीज हो रहा था, और VRMS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू ऑफ गैस यानी विस्कोसिटी ऑफ गैस। नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में क्या होता है कि लिक्विड के केस में न्यू इज इक्वल टू, आपको पता है म्यू अपॉन में रो होता है। तो अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो रो में बहुत ही मिनिमम चेंज आएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब उसकी डेंसिटी लिक्विड के बहुत ज़्यादा अल्टर नहीं होगी। लेकिन आपका जो है म्यू डिक्रीज करता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, उसी की वजह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी लिक्विड की डिक्रीज करेगी। फिर गैसेस के लिए अगर देखें काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेम उसी तरह से म्यू अपॉन में रो होगा। म्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/T होता है, जो हमने देखा था। अब जो डेंसिटी होता है गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में T होता है। कैसे, PV = mRT, उससे आया PV = ρRT। ठीक है, कैसे आया था मैं बताया था लेक्चर में। अब यहाँ से हम निकालें
तो रो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे P अपॉन में T के तो कोई अंतर आपको, बिकॉज R तो कांस्टेंट है। अब प्रेशर 1 यूनिट ले लें तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे 1 अपॉन T के तो कोई अंतर, तो वहीं सेम यहाँ पे लिख रखा है कि जो रो है 1 अपॉन T पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास फाइनली काइनेमेटिक विस्कोसिटी फॉर गैसेस हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर T अपॉन में 1 अपॉन T। तो इसको सॉल्व करने पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3 अपॉन में 2। ओके, ये कौन सी टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में। तो एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं सो दैट हमें याद करने में आसानी रहे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिक्विड पे और गैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके म्यू और न्यू पे यानी डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिक्विड की म्यू भी डिक्रीज होती है यानी डायनेमिक विस्कोसिटी भी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। बट गैसेस की डायनेमिक विस्कोसिटी एज वेल एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, नाउ अब जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं ऑन म्यू और न्यू, मतलब डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। सबसे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी पे देखते हैं। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ लिक्विड्स तो क्या होता है कि आपकी जो म्यू होगी यानी डायनेमिक विस्कोसिटी वो लगभग कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी है वो प्रेशर का फंक्शन नहीं है फॉर लिक्विड्स, वो टेम्परेचर का फंक्शन है। और ये बता रहा है कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है मतलब कोहेसिव फोर्स आर कांस्टेंट विथ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। मतलब कि अगर जैसे वाटर के केस में आप कंसिडर करते हो तो वाटर को जनरली आप क्या करते हो, इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं। तो लिक्विड्स जनरली इनकम्प्रेसिबल होती है, कोई कोई एक्सेप्शन केस होगा उसको मैं नहीं बोल रहा, लेकिन गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। बट फिर भी इसके केस में भी रो का कहीं तो टर्म आ नहीं रहा, तो म्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर T के, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्रेशर का फंक्शन ही नहीं है जो हमारा म्यू है यानी डायनेमिक विस्कोसिटी फॉर गैसेस। तो ये भी गैसेस के लिए एक तरीके से कांस्टेंट ही रहेगा डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगा। अब नाउ न्यू देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर लिक्विड्स के लिए क्या होगा कि न्यू जो होता है म्यू अपॉन में रो, तो ये तो म्यू जो होगा कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट रहता है जैसा कि ऊपर वाले केस में देखा था। और लिक्विड को जनरली इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं तो रो भी आपका जो होगा चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा वो प्रेशर का फंक्शन नहीं होगा फॉर लिक्विड्स। नाउ फॉर गैसेस आपको पता है न्यू क्या होता है, म्यू अपॉन में रो। तो प्रेशर के इंक्रीज करने पे म्यू तो कांस्टेंट रहेगा यानी सी इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट मान रहे हैं तो म्यू तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन गैसेस के केस में डेंसिटी डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करने से। ठीक है, मतलब चेंज होगा डेंसिटी में, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नहीं होते। तो ये डिक्रीज करेगा जब डेंसिटी डिक्रीज कब करेगा, जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे। और प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी कि एक टैंक में कोई गैस रखा हुआ है, इसको पिस्टन के थ्रू हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज कर रही है तो डेंसिटी फाइनली आपका इंक्रीज करेगा जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब आपका डेंसिटी इंक्रीज करेगा यानी कि रो इंक्रीज करेगा तो आपकी फाइनल जो होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये डिक्रीज करेगी, बिकॉज नीचे वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है तो ये टर्म डिक्रीज करेगा। तो नाउ एक टेबल की हेल्प से देख लेते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज करेगा फॉर लिक्विड एंड गैसेस तो म्यू की वैल्यू और न्यू की वैल्यू यानी डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी फॉर लिक्विड में कोई चेंज नहीं आएगा। बट
इन केस ऑफ गैसेस डायनेमिक विस्कोसिटी में कोई केस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिक्रीज होगा। ओके, अब आप दो चीज़ देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने ESC लिख रखा है और यहाँ पे इस टेबल के पास में गेट लिख रखा है। तो ESC गेट लिखने का यही मतलब है कि ये जो थ्योरी है तो ESC के लिए तो एकदम पढ़नी है, मतलब एक कंपैरिजन पढ़ना ही पढ़ना है। ESC में कहीं से भी इसमें न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा आपको मेंस में, लेकिन गेट में डायरेक्ट टेबल आप सिर्फ याद रखो, बस इसी से आपके क्वेश्चन जो MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।